नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर 2 की। और ये क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, ये एकेडमी प्लस है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न यह है, निम्न में से किसका यह कथन है कि शक्तियों का परम पृथक्करण जैसे मॉन्टेस्क्यू ने बताया है स्पष्टतया असंभव है। तो ये क्वेश्चन जो ये इसका सही आंसर है, आंसर सी है। मैकआइवर ने ऐसा बोला है कि शक्तियों का पृथक्करण जैसा मॉन्टेस्क्यू ने बताया है ऐसा स्पष्टतः असंभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से किसका मत है कि संसदीय संप्रभुता कानून की सर्वोच्चता के दायरे में है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी है, एवी डायसी। आपको पता होगा एवी डायसी जो है अमेरिकन कानूनवेत्ता है और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगर कानून से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन आता है और आपको चारों में से कोई भी आंसर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ तुक्के के तौर पर एवी डायसी को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फेमस स्टेटमेंट है वो एवी डायसी के ही है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो एवी डायसी का ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मत है कि शक्तियों की राय सभी सरकारों की वास्तविक राय है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिर से ब्लैक स्टोन है, सॉरी, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिर से एवी डायसी है। मैंने बोला ना कि जब भी सरकारों की बात आएगी, ज़्यादातर कानून से संबंधित बात होगी, तो उसका जो सही आंसर होगा वो एवी डायसी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन कर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। और वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में वो कंफ्यूज हो गया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की सिद्धांत किस देश के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का स्टडी करा, और लेकिन वो सच में नहीं था, इसलिए ये जो है इसको आंसर जो है वो गलत माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गया था। उसको शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है उसको इंग्लैंड में लगा, लेकिन एक्चुअली इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन उसका जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो बेटर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, रचनात्मक संघवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्रिएटिव फेडरलिज्म। तो क्रिएटिव फेडरलिज्म जो है वो है पिकेट फेंस संघवाद, पिकेट फेंस फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, CF स्ट्रॉन्ग निम्न में से किस प्रकृति के आधार पर शासन व्यवस्था को संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन में रखता है। CF स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा, CF स्ट्रॉन्ग एक मजबूत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CF स्ट्रॉन्ग की दृष्टि से। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नेट एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, कार्यपालिका के प्रकृति के आधार पर जो है उन्होंने डिफरेंशिएशन करा है कि जो कार्यपालिका की प्रकृति होती है वो अलग होती है। आप देखेंगे भारत जैसे देश में जो है संसदीय व्यवस्था और US जैसे देश में क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। वहीं अगर आप फ्रांस की और श्रीलंका की बात करेंगे तो वहाँ दोनों का जो है मिक्सचर स्वरूप है। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, तो ये है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हितों के अभिकरण, निम्न में से किसने राजनीतिक दलों को हितों के अभिकरण के रूप में देखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 का चार्ल्स बियर्ड। चार्ल्स बियर्ड ने जो है हितों के अभिकरण के रूप में देखा राजनीतिक दलों को। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किसका मानना है कि लॉक ने राज्य को एक विशाल मर्यादित अर्थभार वाली कंपनी माना है। तो आठवां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, लास्की ने माना है। हेराल्ड लास्की जो है, इनकी बहुत फेमस एक बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बहुत ही फेमस बुक है और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये रही है।
उसके बाद 9वां है, किसने मैकियावेली को आज़ादी का प्रेमी माना है? तो 9वें पॉइंट का सही आंसर है वो मॉन्टेस्क्यू ने माना है कि आज़ादी का प्रेमी है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि मॉन्टेस्क्यू की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है। बुक का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने मास्क को सर्वहारा का मैकियावेली बताया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। किसने मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली बताया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्रैचे। क्रैचे ने जो है मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली बताया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस भारतीय विचारक ने रूसों की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया है? किस भारतीय विचारक ने? तो इनका जो समर्थन किया है वो है गांधी ने किया है। गांधी ने जो है इनकी विचारधारा का समर्थन किया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया जो है ये भारत चौखंबा राज्य की बात करते हैं। चौखंबा राज्य की बात करते हैं। गांधी के बारे में आपको पता ही है, इनकी पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, एन एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ इनकी बुक है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। और जयप्रकाश नारायण इनको समग्र क्रांति के रूप में जानते हैं हम। आपने सुना होगा संपूर्ण या टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन के बारे में इनके जानते हैं। उसके अलावा जो है जयप्रकाश नारायण जो है वो दल विहीन लोकतंत्र की बात की है, दल विहीन लोकतंत्र की बात की है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में। उसके बाद गांधी जी ने कुछ आश्रम भी आप आए हैं इंडिया में। कब आए थे? 1915 में आए थे। उसके बाद चंपारण आंदोलन से इनकी शुरुआत होती है और ये 1948 में इनकी डेथ हो जाती है, को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है इन लेखकों के बारे में। उसके बाद बेंथम के अनुसार सुख और दुख को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं? आपको याद रखिएगा, जर्मी बेंथम के बारे में अगर ये 4 चीज़ें आपने जान लिया, सुख और दुख को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि बेंथम ने जो है वो कभी भी आर्थिक चीज़ों की बात नहीं करी है, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों की बात नहीं करी है। अपने सुख और दुख के जो कारण बता, तो आर्थिक और सामाजिक चीज़ों की बात नहीं करी है। इसने भौतिक दुख को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, भौतिक को दिया है, मटेरियल को दिया है, रिलीजियस को दिया, धार्मिक को दिया है, मोरल को दिया है और पॉलिटिकल को दिया है। तो ये 4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कहता है कि जो इंसान का सुख और दुख है वो इन्हीं चारों चीज़ें जो है उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मार्क्सवाद को मानववाद का उच्चतम विकास कहा है? किसने मार्क्सवाद को मानववाद का उच्चतम विकास कहा है? आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन आंसर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर जो है वो जॉन लुइस है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जॉन लुइस है। इसने कहा है कि मार्क्सवाद जो है वो मानववाद, ह्यूमनिज्म का जो है हाईएस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसने अरस्तु को यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों और उपयोगितावादियों का जनक माना है? अरस्तु को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ही हर चीज़ का जन्म है। आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो भी है। उसके बाद जो है अरस्तु को बायोलॉजी का भी जनक माना जाता है, वैज्ञानिक फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कंपैरेटिव स्टडी करा था। व्यवहारवादी फैक्ट्स की बात पहली बार इसने करी थी, जब 148 कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टडी करता है तो उसमें से फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो निकालता है। यूटिलिटेरियन उपयोगितावादियों का जनक मानता है। उपयोग चीज़ों को वो उपयोग की दृष्टि से देखता है कि कौन सी चीज़ें जो है समाज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है सेबाइन। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेबाइन, ठीक है। उसके बाद अरस्तु, अरस्तु अवेगहीन, अरस्तु किसको अवेगहीन मानता है? जो कहता है कि ये निष्क्रिय है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अरस्तु जो है क्रांति को इम्पोर्टेंट माना है। उसके बाद आदर्श राज्य को भी इम्पोर्टेंट माना है, दार्शनिक राज्य को भी इम्पोर्टेंस माना है, लेकिन इसने जो है कानून को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं माना है।
ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये देता है ये अविवेकहीन इसलिए है कि इसको कुछ लिमिटेड लोग बनाते हैं, ठीक है, और ये समाज पर वो थोपने जैसी बात करता है, ठीक है। इसलिए वो क्रांति को वो कहता है कि क्रांति क्या है, संविधान में एक छोटा सा परिवर्तन भी क्रांति है, तो क्रांति को वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसने मार्क्सवाद लेनिनवाद को युग का भ्रम कहा है? युग का भ्रम, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। एच.बी. एक्टन ने कहा है कि जो मार्क्सवाद लेनिनवाद है वो एक भ्रम के रूप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसका कथन है कि बुजुर्गा या मध्यम वर्गीय मनुष्य ही विवेकशील होता है, परंतु निर्धन या संपत्तिहीन व्यक्ति इस विवेक से शून्य होता है? तो 17वें क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वो मानता है कि जो बुजुर्गा या मध्यम वर्गीय मनुष्य ही विवेकशील होता है, निर्धन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, क्योंकि निर्धन को ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, और संपत्तिहीन व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंस नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद जो है जॉन लॉक की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का सबसे अच्छा दार्शनिक माना है? निम्न में से किसने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, सेबाइन ने माना है। आप याद रखिएगा, सेबाइन मतलब बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनको जो है बहुत अच्छे कमेंट करे हैं, स्टेटमेंट दिए हैं सेबाइन, तो उसी ने जो है आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का सबसे अच्छा दार्शनिक माना है। सबसे अच्छा दार्शनिक मानने का रीज़न ये रहा है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक दार्शनिक माना जाता है, लेकिन मैकियावेली में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई देती हैं जब जो डिवाइन थियरी और जो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी के बीच में जो चीज़ें हैं उसका भी साफ साफ राज्य के उत्पत्ति के ऊपर उसने कुछ नहीं बोला है। हालांकि उसने राज्य को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के बारे में उसने कुछ भी एकदम स्पष्टतया नहीं बोला है। उसने एक्चुअली शासन की कला पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। लेकिन इनके मारने का रीज़न ये रहा है, हॉब्स को सेवाइन इसलिए मानते हैं क्योंकि हॉब्स जो है ना वो डिवीज़न को करता है, जो है डिवाइन थियरी, इधर डिवाइन थियरी के बाद जो है सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी को जो है वो एकदम से पहला जो दार्शनिक रहा है वो इस चीज़ को दिखाता है। हालांकि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल जो थियरी जो है वो सिसरो की रोमन या सिसरो दार्शनिकों की देन है, ठीक है। तो इसलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसका यह मत है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता व काल्पनिक व्यक्तिवाद का अवतार था? खोखली स्वतंत्रता, ध्यान से रखिएगा, खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्तिवाद, ठीक है, क्या अवतार था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्कर। अर्नेस्ट पार्कर ने जो है वो बोला है कि मिल जो है खोखली स्वतंत्रता का समर्थक था या काल्पनिक व्यक्तिवाद का अवतार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में किसने कहा कि लॉक हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम था? किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो प्ले में नाथ था। इसने कहा कि लॉक जो है हमारे युग के प्रथम उदारवादियों में प्रथम था, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जॉन लॉक जो है वो इनकी फेमस बुक आपको पता ही होगी, ऑन लिबर्टी, ठीक है। ये इनकी बुक रही है। मैक्सी का और सेबाइन के ऊपर कमेंट रहा है, बहुत फेमस कमेंट है कि मैक्सी जो है वो उसके अरस्तु को जो है शिशु आधुनिक युग का शिशु मानता है, वो बच्चा एकदम कहता है अरस्तु को। ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट रहा है, ठीक है। तो ये जो है आज के हमारे क्वेश्चन रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पसंद पहुंच सके, ठीक है। तो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।